यहाँ पॉलिटिकल इंटरफियरेंस होती है, मेरिटोक्रेसी नहीं होती है, गवर्नेंस सही नहीं होती। आप पॉलिटिक्स को अलग रखे, मेरिटोक्रेसी। लेकिन नेपाल में इस वक्त चीन के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन चल रहे हैं। लाखों लोग सड़कों पर उतरकर नेपाल में चीन की दखल अंदाजी का विरोध कर रहे हैं। नेपाल के लोग चीन से इतना परेशान हो चुके हैं, भारत की कूटनीति और अपनी ही जनता के विरोध के चलते नेपाल की सरकार ने चीन को अब करारा झटका दे दिया है। और इंडिया जो है वो बड़ी तेजी से कोशिश कर रहा है कि खित्ते में मजीद एक्टिव हुआ जाए, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ चाइना। इसमें जो सेंट्रल पॉइंट है उनके लिए वो चाइना है। एक दौर तैयार, ये चाइना वाला गलवान का वाकया होगा, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। एटलीस्ट हमें मंजिल मिल गई है कि अब हमें ये दुश्मन मिल गया, ये टारगेट मिल गया और इस पर हमने हिट करना है। लेकिन इसमें भारत का वहां से बिजली खरीदना क्यों है जरूरी? इसलिए जरूरी है क्योंकि चाइना वहां पे दखलंदाजी कर रहा है। चाइना अपने फुटप्रिंट बना रहा है। चाइना का भी बॉर्डर नेपाल के साथ है। नेपाल लैंडलॉक्ड है ना। नेपाल के दौरे पे है, मैं देख रहा था तकरीबन को $75 मिलियन की उन्होंने क्रेडिट लाइन दी, उनको फाइनेंशियल पैकेज दिया है जो कि 1000 करोड़ नेपाल का रुपया। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को ओपनली जो है तारीख में पहली दफा दिल पे पत्थर रख के तो इंडिया की हमायत में निकल के आ जाना चाहिए और बाकायदा स्टेटमेंट दे देनी चाहिए कि जनाब हम इंडिया की सिक्योरिटी काउंसिल में नशिस्त जो है उसको सपोर्ट करते हैं, जो कि इंडिया डिजर्व करता है और इंडिया को सीट मिलती है तो हमें मिलती है। नेपाल इज नॉट अ रिच कंट्री। ये भारत चाहता है कि नेपाल के साथ उसके रिश्ते एक जुड़त बनी रहती है। इकोनॉमिक्स की वजह से ना एक जुड़त बनी रहती है। वो जुड़त बन रही है भारत और नेपाल के बीच में। नेपाल ने रिसेंटली एक मैप जारी कर दिया था जिसमें इंडिया बड़ी तशवीश थी, लेकिन अगर आप देखें कि नेपाल इंडिया जो है वो बड़ी तेजी से कोशिश कर रहा है कि खित्ते में मजीद एक्टिव हुआ जाए। पाकिस्तान का जो पड़ोसी मुल्क, दोनों के ताल्लुकात जिस नौयत के होने चाहिए थे उसमें जरा सी भी दरार आती है या मुश्किलात आती है, भारत फौरन उससे फायदा उठाना शुरू करता है। पाकिस्तान की वो वैल्यू हुआ करती थी, पाकिस्तान उस तरह इंगेज किया करता था नेपाल में, लेकिन अब पाकिस्तान जो है वो खित्ते से बाहर हो चुका है। हमारा सारे का सारा ध्यान अफगानिस्तान में है। नेपाल लैंडलॉक्ड है और नेपाल ऐसे दो बड़ी शक्तियों के बीच में लैंडलॉक्ड है जिनकी आपस में लड़ाई हो चुकी है और दोनों नेपाल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते। जॉइन दोस्तों, चीन का अत्याचार से लाखों नेपाल का आदमी सड़क में उतर गया। तो इस टाइम में इंडिया का विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी का एंट्री हुआ नेपाल में। दोस्तों, ये जयशंकर जी का दौरा चीन का एकदम पसंद नहीं आया। तो दोस्तों, चीन बराबर नेपाल से भारत को निकालना चाहता था, लेकिन जयशंकर जी ने नेपाल जाने के बाद चीन का निकालने का बंदोबस्त हो रहा। तो दोस्तों, भारत ने नेपाल का साथ 10,000 मेगावाट का समझौता कर लिया है। तो दोस्तों, चीन बराबर ही नेपाल में दखल अंदाजी किया है, लेकिन जयशंकर जी ने नेपाल जाने के बाद चीन का प्लानिंग के ऊपर पानी फेर दिया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साल के पहले विदेशी दौरे पर नेपाल पहुंच चुके हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि नेपाल में इस वक्त चीन के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन चल रहे हैं। लाखों लोग सड़कों पर उतरकर नेपाल में चीन की दखल अंदाजी का विरोध कर रहे हैं। नेपाल के लोग चीन से इतना परेशान हो, भारत की कूटनीति और अपनी ही जनता के विरोध के चलते नेपाल की सरकार ने चीन को अब करारा झटका दे दिया है। नेपाल की सरकार ने फैसला किया है कि वो भारत के साथ एक बड़ा ऊर्जा समझौता करेगा। चीन इस समझौते से बिल्कुल खुश नहीं है, लेकिन नेपाल ने साफ कर दिया है कि हम भारत के साथ ये समझौता। इंडिया जो है वो बड़ी तेजी से कोशिश कर रहा है कि खित्ते में मजीद एक्टिव हुआ जाए, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ चाइना। इसमें जो सेंट्रल पॉइंट है उनके लिए वो चाइना है। एक दौर हुआ करता था जब सार्क पूरा फंक्शनल होता था तो पाकिस्तान की वो वैल्यू हुआ करती थी, पाकिस्तान उस तरह इंगेज किया करता था नेपाल में, लेकिन अब पाकिस्तान जो है वो खित्ते से तैयार। ये चाइना वाला गलवान का वाकया होगा, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। एटलीस्ट हमें मंजिल मिल गई है कि अब हमें ये दुश्मन मिल गया, ये टारगेट मिल गया और इस पर हमने हिट करना है और उसके हवाले से अपने आप को तैयार करना है। ठीक है, हमें वो टारगेट भी नहीं मिल रहा। इंडिया के हवाले से हमें ये है कि हम कहते हैं जी ठीक है, उनके पास भी न्यूक्लियर है, हमारे पास भी न्यूक्लियर है, उनके पास भी बड़ी फौज है, हमारे पास भी है। लड़ाई होगी, जंग होगी तो देखा जाएगा फिर। लेकिन इसमें भारत का वहां से बिजली खरीदना क्यों है जरूरी? इसलिए जरूरी है क्योंकि चाइना वहां पे दखलंदाजी कर रहा है। चाइना अपने फुटप्रिंट बना रहा है। चाइना का भी बॉर्डर नेपाल के साथ है। नेपाल लैंडलॉक्ड है ना। कोई समुद्री रास्ता तो है नहीं नेपाल जाने का। नेपाल लैंडलॉक्ड है और नेपाल ऐसे दो बड़ी शक्तियों के बीच में लैंडलॉक्ड है जिनकी आपस में लड़ाई हो चुकी है। और इलेक्ट्रिक डिप्लोमेसी ये क्या है कि नेपाल से हम खरीद रहे हैं क्योंकि हमारे पास कमी है, लेकिन हम बांग्लादेश को दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास ज्यादा पड़ा हुआ है। अब सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि हमारे पास बिजली कम है कि सच्चाई यह है कि भारत के पास बिजली ज्यादा है? अगर भारत के पास ज्यादा है तो भारत नेपाल से खरीद क्यों रहा है
और अगर भारत के पास कम है तो भारत बांग्लादेश को बेच क्यों रहा है? दोस्तों ये होता है ना, ये दूसरी कंट्रीज के साथ अपने रिश्ते, जिसको कहते हैं मजबूत करने की कोशिश। नेपाल के कमाई के जरिए बहुत कम है, टूरिज्म एक जरिया है नेपाल का बड़ा तगड़ा, कुछ रेमिटेंसेज हैं, जो लोग जाते हैं फौजें ज्वाइन करते हैं वो भेजते हैं, लेकिन इसके अलावा नेपाल में ऐसी कोई तगड़ी इंडस्ट्री नहीं है जो हम ये कह दें कि साहब ये तगड़ी इंडस्ट्री है और इससे नेपालीज जो है वो बहुत तगड़ा कोई काम कर सकें, बहुत रेवेन्यू आ सके। मुश्किल है। नेपाल इज नॉट अ रिच कंट्री। भारत नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली खरीदेगा और बाद में बढ़ भी सकता है 20, 25, 30, 50 मेगावाट, डिपेंडिंग ऑन कि कैसा जाता है। यह भारत चाहता है कि नेपाल के साथ उसके रिश्ते एक जुड़त बनी रहती है, इकोनॉमिक्स की वजह से ना एक जुड़त बनी रहती है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को ओपनली जो है तारीख में पहली दफा दिल पे पत्थर रख के तो इंडिया की हमायत में निकल के आ जाना चाहिए और बाकायदा स्टेटमेंट दे देनी चाहिए कि जनाब हम इंडिया की सिक्योरिटी काउंसिल में नशिस्त जो है उसको सपोर्ट करते हैं, जो कि इंडिया डिजर्व करता है और इंडिया को सीट मिलती है तो हमें मिलती है। पाकिस्तान का जो पड़ोसी मुल्क, दोनों के ताल्लुकात जिस नौयत के होने चाहिए थे उसमें जरा सी भी दरार आती है या मुश्किलात आती है, भारत फौरन उससे फायदा उठाना शुरू करता है। ये जो ट्रिप है जिसमें वो दे आर डूइंग सो मच, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी उनकी जो रीजनल आउटरीच है उसमें ये इम्पोर्टेंस रखता है। हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, हम क्यों नहीं नेपाल जाते, हम क्यों नहीं भूटान जाते, हमने ये गिव अप कर दिया हुआ है, हम क्यों नहीं श्रीलंका जाते, और हम उस खित्ते को वो जो नई मॉडर्न जो कंस्ट्रक्ट हो रही है उस एंगल से क्यों नहीं देखते। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैं इनको ज़ाती तौर पे, मुझे पर्सनली इस पर शौक़ भी है समझने का और मैं देखता भी रहता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सारी की सारी क्लास जो है वो समझती है कि नहीं, लंदन और फ्रांस और बर्लिन और पेरिस और वाशिंगटन और टोरंटो ये हमारी किस्मत संवारेगा। ये खित्ता हमारी किस्मत नहीं संवार सकता, क्योंकि खित्ता तो खुद भूखा है, एक माइंड सेट है, ठीक है जी। लेकिन खित्ता के साथ जब आप काम करते हैं तो खित्ता भी ग्रो करता है, आप भी ग्रो करते हैं। हमारी एक्सपोर्ट अमेरिका को क्यों ज़्यादा है, खित्ते में क्यों कम है, ये बड़े अनकम्फर्टेबल किस्म के सवाल हैं। हम क्यों बरतानिया को ज़्यादा एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारे बिजनेसमैन क्यों वहाँ पे मंडी ढूंढते हैं, हमारे बिजनेसमैन क्यों नेपाल की मंडी, भारत की मंडी, श्रीलंका की मंडी, एशिया पैसिफिक की मंडी में नहीं जाना चाहते। इसी बीच में गेम और भी चल रहा है दुनिया भर का। क्या गेम चल रहा है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। श्रीलंका में आपको पता है हनुमनटोटा पोर्ट के पास एक एयरपोर्ट है, वो चाइनीज ने बनाया। चाइनीज ने कैसे बनाया? चाइनीज ने श्रीलंकन्स को बेवकूफ बना दिया, बेवकूफ बना के एयरपोर्ट बना दिया। कैसे? वो जो एयरपोर्ट, उसको लोग हनुमनटोटा एयरपोर्ट भी बोलते हैं, राइट। उस एयरपोर्ट, वो बड़ा आलीशान एयरपोर्ट है भाई, बड़ा आलीशान एयरपोर्ट है, लेकिन वहां पे कोई फ्लाइट नहीं उतरती। वो इतना आलीशान है कि फ्लाइट नहीं उतरती वहां पे। तो चाइनीज ने बोला कि साहब हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो श्रीलंकन्स ने बोला बिल्कुल मदद करिए हमारी, हमें मदद की जरूरत है। चाइना ने बोला कि हम जंगल के बीच में तुम्हारे लिए एयरपोर्ट बनाएंगे। उसने बोला साहब जंगल के बीच में एयरपोर्ट बनाएंगे, मतलब जंगल के बीच में कौन जाएगा? हाथी, शेर, भालू, चीते तो फ्लाइट पकड़ेंगे नहीं, इंसान ही पकड़ेगा, वहां पे तो कोई रहता नहीं है आसपास, उधर कौन आना चाहिए? हम तुम्हारे लिए जंगल में बनाएंगे एयरपोर्ट। तो भाई उन्होंने हनुमनटोटा पोर्ट से कई किलोमीटर दूर जाके एक एयरपोर्ट, ये हुआ कि भारत और रूस ने मिलकर बोला है कि ये एयरपोर्ट हम खरीदेंगे। तो भारत ने नेपाल को बहुत मदद किया। तो दोस्तों वर्ल्ड में दो ही हिंदू कंट्री है, भारत और नेपाल। नेपाल छोटा कंट्री है, फिर भी इंडिया ने बहुत सपोर्ट किया। वही श्रीलंका जिस टाइम डिफॉल्ट हो गया था, भारत $4 अरब दे के श्रीलंका को मदद किया था। तो भारत का हमेशा यही काम रहता है जो दूसरा देश को मदद करे। तो दोस्तों भारत यही करते आया है। वही चीन का बात करूँ तो चीन कभी नहीं चाहता था जो इंडिया के साथ नेपाल का और रिश्ता आगे बढ़े, लेकिन जयशंकर जी ने जाने के बाद नेपाल का साथ रिश्ता और भी अच्छा हो गया। लेकिन इंडिया ने जिस तरीके से 10,000 मेगावाट बिजली नेपाल का साथ समझौता कर दिया, लेकिन चीन बैकफुट पे चला गया। ये नहीं चाहता है जो हमारे ऊपर इंडिया ना जाए, लेकिन इंडिया तो छोड़ने वाला नहीं। जयशंकर जी का जो कूटनीतिक राजनीति है उसमें फंस गया चीन।